नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया दो धड़े में जरूर बटी दिख रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सभी देश अब ये तय करने में जुटे हुए हैं कि वास्तव में अफगानिस्तान की जो नई सरकार वहाँ पर वजूद में आई है उसको लेकर के वो आगे बढ़ें या उसे मान्यता दें या नहीं, या वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत अभी और परख करें कि तालिबान के शासक किस तरीके से अफगान नागरिकों के साथ व्यवहार करते हैं और एक देश के रूप में अफगानिस्तान को आगे ले जाते हैं। सवाल तो यही है कि एक देश के रूप में अफगानिस्तान का वजूद जरूर है, लेकिन उस पर जो शासन कर रहे हैं उनका चरित्र, चाल और चेहरा क्या है, और इस पर कोई बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन जो दुनिया के तीन बड़े ताकतवर देश हैं वो एक बार प्रकारांतर से ये मानते हैं कि तालिबान को भी मौका देना चाहिए। सवाल तो यही है कि हर एक पहलू का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय के साथ ही राजनीति या कूटनीति आगे बढ़ती है, लेकिन सवाल तो यही है कि सिद्धांतों से किस कदर, किस स्तर पर जाकर हम समझौता कर सकते हैं। अगर तालिबान के शासन में जो सरकार वजूद में है उसके 7 मंत्री पूरी दुनिया के वॉच लिस्ट में रहे हों, कभी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हों और वो मोस्ट वांटेड लिस्ट के सूची के पहले 7-8 लोगों में अगर उनका नाम शुमार होता हो, तो आप ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाएगा। और वही अफगानिस्तान के नीति का निर्धारण करेंगे, अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के लोगों के बारे में और अफगानिस्तान दूसरे देशों के साथ किस स्तर पर और किस मुकाम पर पहुंचे, इसका भी वही निर्धारण करेंगे। सवाल तो यही है कि क्या ऐसे सरकार के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? ये वैश्विक बिरादरी में हम सबके साथ सहयोग और साहचर्य के साथ आगे बढ़ें, यही कूटनीति, विदेश नीति और सुनीति भी कहती है। लेकिन सवाल तो यही है कि किस सरकार के साथ, किस निजाम के साथ ये देश और इस देश की सरकार आगे बढ़ेगी। और इस संदर्भ में 130 करोड़ भारतीयों के मन में जो सवाल उठ रहे थे, जो आशंकाएं थीं, वो ये थीं कि जिसका जन्म पाकिस्तान के वजूद पर हुआ हो, पाकिस्तान की सोच पर हुआ हो, वो तालिबान भारत का सहयोगी और एक पड़ोसी के रूप में भारत के साथ वो संबंध किस स्तर पर और किस लिए कायम रखेगा, ये तो सवाल बनता है। और ये सवाल हर भारतीय के मन में उठ रहा था। हम भारत के लोग एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक परंपरागत रूप से परंपरा और आधुनिकता का समावेश करते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए एक देश के नागरिक के रूप में अपना जीवन निर्वहन करते हैं और राष्ट्र की धारा में जो जरूरत होती है उसमें योगदान देते हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान के साथ, वर्तमान निजाम के साथ भारत के संबंध वैसे ही हों जैसे चीन के हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं, जैसे तुर्की के हैं? यह सवाल बार बार उठता रहा है और कम से कम एबी स्टार न्यूज के माध्यम से, हमारे संपादकीय टीम के माध्यम से यह सवाल बराबर उठाया जाता रहा कि विदेश नीति की चाहे जो परख हो, चाहे उसकी जो सोच हो, लेकिन एक भारत के नागरिक के रूप में एक भारतीय की सोच यही है कि अफगानिस्तान के वर्तमान तालिबान शासन के साथ हम एक संबंध सिर्फ संवाद के स्तर पर रखें, ये बताने के लिए कि आप यहां गलत हैं, न कि एक सहयोगी और एक दोस्त के रूप में। क्योंकि तालिबान तमाम चालाकियों के बावजूद वही कह रहा है, वही कर रहा है जो चीन चाह रहा है, जो पाकिस्तान चाह रहे हैं। और ये हम में से किसी को नहीं, किसी के साथ ये बात छिपी हुई है कि चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं
और हमारे साथ उनका क्या संबंध है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एंड इन्हीं संदर्भों में जब ये सवाल उठाए जाते रहे कि सरकार को एक पक्ष रखना चाहिए कि वास्तव में अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध वर्तमान परिस्थितियों में क्या होने चाहिए, उन्हीं परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से एक बयान दिया, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक समिट के दौरान, तो स्पष्ट हो गया कि इस देश के लोग जो चाहते हैं और गंभीरता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि अब तालिबान के साथ सिर्फ संवाद थोड़े ही स्तर पर, थोड़े मुद्दों पर ही कायम किया जाना चाहिए, क्योंकि तालिबान की परख हमें करनी है जो पाकिस्तान के इशारों पर हमारे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और इन्हीं संदर्भों में शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में जब बयान दिया तो स्पष्ट हो गया कि भारत के लोग जो चाहते हैं, भारत की विदेश नीति वही कह रही। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस बाइट के माध्यम से सुनवाते हैं। मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि इस रीजन में और सचमुच दक्षिण एशिया में, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, उस स्थिति में हम आग की या सुलगती हुई आग के ढेर पर खड़े हो गए हैं। और कट्टरता, सीधे प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। कट्टरता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, न सिर्फ एक देश के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए। और उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, यह वैश्विक बिरादरी की जिम्मेदारी है। और उस एससीओ समिट में, एससीओ समिट अर्थात शंघाई सहयोग संगठन समिट, और इस शंघाई सहयोग संगठन समिट में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो इस बात को रूस भी सुन रहा था और चीन भी सुन रहा था, और दोनों देश के नेता इस बात को समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई सहयोग संगठन समिट के माध्यम से यह साफ कर दिया कि अफगानिस्तान को लेकर के भारत की सोच यह है कि सिर्फ इस्लाम का वो सिद्धांत जहां लिबरल अर्थात उदारवादी सोच के साथ अगर इस्लाम की सोच, इस्लाम की प्रथाएं आगे बढ़ती हैं तो अफगानिस्तान में ही उसे सहयोग नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत भी उसका सहयोग करेगा और उसके वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन जिस कट्टरता पर, जिस पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म थॉट प्रोसेस में अफगानिस्तान का वर्तमान निजाम आगे बढ़ रहा है, भारत उसके साथ नहीं है। और यही इस देश की विदेश नीति की चाहत है उन देशवासियों की नजर में जो ये चाहते हैं कि इस देश में हर एक धर्म का सम्मान हो, लेकिन उसके साथ नहीं जो सिर्फ शरीयत और शरिया कानून और कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों के तहत, लैंगिक भेदभाव के तहत शासन करें
प्रशासन करें और उस पर अपने फतवे जारी करें और अपना निर्देश दें। जो राष्ट्र का शासक हथियारों की ताकत पर गैर कानूनी तरीके से मादक पदार्थों की बिक्री के द्वारा नस्ल खराब कर देने के विश्वास के साथ अपनी कमाई करती हो, जो मिले हुए अनुदानों का उपयोग हथियारों को खरीदकर सिर्फ आपस की लड़ाई में और एक दूसरे की हत्या करने में, लोगों को दबाकर रखने में करे, उस सरकार के साथ कैसे भारत साथ आगे बढ़ सकता है और क्या भारत आगे बढ़ेगा, यह भी प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में कह दिया और उसको बाकायदा चीन ने भी सुना, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के नुमाइंदों ने भी सुना और भारत का सहयोगी और बहुत पुराना दोस्त रूस ने भी सुना। और शायद इन दोनों को इस बात का एहसास हो गया होगा कि पूरी दुनिया के सभी देश अगर चाह भी लें कि अफगानिस्तान के वर्तमान तालिबान शासन या सरकार के साथ उसी स्तर पर सहयोग किया जाएगा जैसा ये चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक गलती भारत या पूरी दुनिया के वो देश कर चुके हैं। जब 2001-2 में वैश्विक आतंकवाद के नाम पर किसी देश पर हमला किया गया और उसके बाद आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और वही अमेरिका 2021 में जिन आतंकी संगठनों के खिलाफ मुहिम चला रहा था उन्हें उसने उदारवादी, अच्छे या बुरे तालिबान में विभाजित कर दिया और इसको चाहे अनचाहे रूप में पूरी दुनिया ने मानने के लिए आगे कदम भी बढ़ा दिया। और यह व्यवस्था या इस स्वीकार्यता में कहीं न कहीं अपनी सोच और अपनी संप्रभुता का हनन छिपा हुआ है और भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया में उन तमाम देशों में भारत वो प्रमुख देश है और भारत एकमात्र देश है जो वर्तमान तालिबान सरकार और शासन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से इतनी बड़ी बात कह दिया। और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज एससीओ समिट के माध्यम से साफ साफ संदेश दे दिया कि कूटनीतिक तौर पर तालिबान के किसी प्रतिनिधिमंडल या किसी नेता के साथ डिप्लोमेटिक तौर तरीके से कोई वार्ता भले ही हो, लेकिन भारत की विदेश नीति में जिस कट्टरता का विरोध है और जिस उदारवादी सोच के साथ किसी धार्मिक परंपरा या धार्मिक शासन तंत्र की बात स्वीकार की जाती है, अगर वो मॉडल भारत के साथ तालमेल नहीं रखता तो उसे भारत अस्वीकार करेगा। इसलिए अब ये पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये संदेश मिलना ही चाहिए कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के तहत जो तालिबान सरकार या जो शासन अमेरिका, पाकिस्तान के और चीन के इशारे पर काम कर रहा है और पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध की आग में झोंकने को आतुर है, उसके साथ भारत कतई खड़ा नहीं हो सकता और हर उस अंतर्राष्ट्रीय मंच से उसका विरोध करेगा। और भारत ने एससीओ समिट में उसका विरोध करके यह दर्शा दिया कि भारत की विदेश नीति में कट्टरपंथी इस्लामिक थॉट प्रोसेस या कट्टरपंथी इस्लामिक सोच की कोई जगह नहीं है और भारत तालिबान के साथ वो संबंध फिलहाल नहीं रखेगा जो पूर्ववर्ती गनी सरकार या उसके पहले की सरकारों के साथ भारत और अफगानिस्तान के संबंध हुआ करते थे। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 9,577 करोड़ रुपए का दिया तोहफा।
1356 किलोमीटर लंबी प्रदेश की 34 सड़कों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज वे 71 साल के हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी देश भर में अभियान चला रही है। सेवा और समर्पण अभियान इसे नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ये अभियान है वो 7 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। यही वजह है कि जो ये अभियान है वो 20 दिनों तक चलेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। 20 दिनों तक चलने वाला यह अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा। इस अभियान को 20 दिनों तक चलाने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल 20 साल बाद यानी कि 7 अक्टूबर को 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यही वजह है कि बीजेपी ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक मनाने का फैसला किया है। इस अभियान के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इस कमेटी की अगुवाई की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। इस दौरान रक्तदान शिविर, मोदी की जीवन पर प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के सभी दफ्तरों से लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। तो बीजेपी ने चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा साथ ही 71 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं, तो 71 जगहों को सुनिश्चित किया जाएगा जहां पर नदियों के किनारे सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं और बीजेपी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान को लेकर पूरी तरह से जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच कई राज्यों से बुखार से बीमारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। करीब 5 राज्यों में 100 लोगों के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जो इस बुखार से परेशान हैं। कई राज्यों ने तो डेंगू के मामले इन्हें बताया है, लेकिन कई राज्य अभी भी ये कह रहे हैं कि आखिर मौत के पीछे की असली वजह क्या है। बुखार को लेकर के जो जानकारी है वो अभी साफ पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो कई राज्यों में तेज बुखार का खतरा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में उत्तर और पूर्वी भारत के 5 राज्यों में तेज बुखार से करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में बुखार के 3000 केस सामने आए हैं और इसकी वजह से 6 संदिग्धों की मौत की खबर है। बता दें कि रहस्यमयी बुखार का पहला मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले में अगस्त के दूसरे हफ्ते में देखने को मिला था, जिसे सरकार ने डेंगू का मामला बताया था। वहीं 6 सितंबर को बुखार से होने वाली मौतों के लिए डेंगू को ही कारण बताया गया। कई राज्यों में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनमें से कुछ राज्यों ने ही कहा है कि इसका कारण साफ नहीं है। मध्य प्रदेश और हरियाणा का कहना है कि तेज बुखार के पीछे की वजह साफ नहीं है। इसके अलावा बिहार ने निमोनिया और बंगाल ने इन्फ्लुएंजा को इसके पीछे का कारण बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी हालात भयावह बने हुए हैं और इस बीच खबर है कि रॉकेट से हमला किया गया है। काबुल में पावर स्टेशन के पास रॉकेट दागे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की इसमें खबर नहीं है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रॉकेट हमले की खबर है। ये रॉकेट काबुल में एक पावर स्टेशन के पास दागे गए हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि ये रॉकेट स्टेशन पर लगे होंगे।
हालांकि खबर को लेकर पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि रॉकेट कहां से दागे गए थे। बता दें कि इससे पहले 30 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन इन्हें हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके अलावा 26 अगस्त को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे। तो हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। तालिबान राज के बाद लोगों में पहले से ही डर है और ऊपर से जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये लोगों को डराने का काम करती हैं। और अब खबर आ रही है कि रॉकेट से हमला किया गया है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि आखिर रॉकेट कहां से दागे गए, किसने दागे। फिलहाल इसको लेकर के जांच की जा रही है। बात चीन की कर लेते हैं। दरअसल चीन लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समंदर में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद ड्रैगन की टेंशन बढ़ने वाली है। तीनों देशों ने चीन को घेरने के लिए नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑक्स की घोषणा की है। ये देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने और रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकेंगे। ऑक्स की पहली बड़ी पहल के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाएगा, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से चीन समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और माफ कीजिएगा, तीसरा देश है अमेरिका। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए शुरुआत कर दी है, पहल कर दी है, ऑक्स की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब ये तीनों देश अपने हितों की तो रक्षा करेंगे, साथ ही साथ चीन को घेरने का भी काम किया जाएगा। विराट कोहली की कप्तानी को लेकर के लंबे समय से सवाल उठ रहे थे और अब विराट कोहली ने एक ऐलान के बाद सबको चौंका दिया है। दरअसल विराट कोहली ने कहा है कि अगले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारतीय T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि विराट कोहली टेस्ट और वनडे के कप्तान बने रहेंगे। कोहली ने कहा कि वो संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। कोहली ने कहा कि उन्होंने अपने करीबी लोगों, मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से सलाह मशविरा करने के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। विराट ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान ट्वीट कर किया और भावुक लेटर भी लिखा। विराट कोहली ने अब तक टीम इंडिया के लिए 45 मैचों में कप्तानी की, जिनमें से उन्होंने 27 मुकाबले जीते हैं और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 65% से भी ज्यादा है। और आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। दरअसल जो विराट कोहली की आईपीएल में टीम है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है और उसका प्रदर्शन कुछ खासा अच्छा अभी तक के आईपीएल सीजन में देखने को नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा को T20 टीम का कैप्टन बनाने की मांग भी लगातार उठती रही है। रोहित शर्मा जो हैं वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं और उनकी कप्तानी में जो टीम का प्रदर्शन है वो शानदार रहा है। तो अब ऐसे में लगातार इस तरह की कयासबाजी चल रही थी और अब विराट कोहली ने साफ तौर पर कह दिया है। हालांकि उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा है कि जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में वो कप्तानी कर रहे हैं, टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं, T20 की कप्तानी कर रहे हैं, जिसके बाद उन पर अतिरिक्त दबाव रहता है और अब कहीं ना कहीं खुद को आराम देने की वो सोच रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाना है उसके बाद कप्तानी छोड़ देंगे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद रेप और मर्डर केस की। दरअसल हैदराबाद में रेप और मर्डर का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है, जिसकी पहचान पुलिस ने उसके शरीर पर बने टैटू से की है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी पी राजू पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। तेलंगाना डीजीपी से मिली जानकारी के मुताबिक शव हैदराबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में मिला है। अब आरोपी का शव मिलने के बाद विपक्ष ने हैदराबाद पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही तेलंगाना सरकार में मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। बता दें कि रेड्डी के अलावा मल्काजगिरी के कांग्रेस सांसद ने भी आरोपी के एनकाउंटर की बात कही थी। हैदराबाद में 9 सितंबर को बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी और उसका शव एक बंद घर में मिला था। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को कमान मिल गई है, जिसके साथ ही नए मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। 24 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने गुजरात में किया है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल विस्तार के क्रम में मंत्रियों ने शपथ ली। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू वघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुरुवार को यहां गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल देवव्रत आचार्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हुए नजर आए। इससे पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं। राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले भूपेंद्र पटेल राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रूपाणी के साथ मौजूद थे। विजय रूपाणी के शनिवार को पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, अर्जुन सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार को होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह टल गया था। तो गुजरात मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात विधानमंडल सचिवालय में उन्होंने अपने इस्तीफे का पत्र सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। वहीं सूबे में मुख्यमंत्री बदलने के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 24 नए विधायकों को पद सौंपे गए। विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा लेने के बाद राजेंद्र त्रिवेदी ने भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र पटेल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ लेने से पहले ही उन्होंने बाढ़ वाले इलाकों के हालात का जायजा लिया था, जिसके बाद अब उन्होंने नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की है। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुरुवार की शाम पहली कैबिनेट मीटिंग उन्होंने मंत्रियों के साथ की। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए फैसला लिया। आपको बता दें कि गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने के बाद गुरुवार की शाम 4:30 बजे के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किस तरह से काम हुआ है उसकी समीक्षा की जा सके। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राजस्थान के दौसा और
हरियाणा के सोहना में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पहले ट्वीट में बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के सोहना में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत राव के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। वहीं दूसरे ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के अपने दूसरे पड़ाव में राजस्थान के दौसा में कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान हरियाणा के सोहना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने देश के विकास में सड़कों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कई दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता और भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करने की बात कही। इसके साथ ही अपनी जिंदगी का एक मजेदार किस्सा भी बताया। गडकरी ने कहा कि जब मेरी नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। रामटेक में वो सड़क बन रही थी। मैंने अपनी पत्नी को बताए बिना ससुर के घर पर बुलडोजर चला दिया था और सड़क बनवाई थी। गडकरी ने यह किस्सा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए सुनाया, जिन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान अपने ससुराल पक्ष के घर को लेकर भी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के लिए यूपी की डगर आसान नहीं होने वाली। तो साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब अटकलों का दौर भी तेज हो चला है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी के अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगने लगी हैं, लेकिन कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये खबर बकवास है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा, यानी विधानसभा में गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने की परंपरा बरकरार रहेगी। तो फिर आखिर इस खबर को बल कहां से मिला? दरअसल 2 दिन पहले प्रियंका अपनी मां और अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थी। दौरे के दौरान उनसे उनके ही कार्यकर्ताओं ने इस सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। प्रियंका ने इसका जवाब देने की जगह कहा, मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी में इसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी। जैसे निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। तो क्या प्रियंका गांधी ने पार्टी में विचार विमर्श के लिए बात आगे बढ़ाई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गांधी परिवार की जो परंपरा है वो टूटेगी या नहीं। हालांकि प्रियंका ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अभी इस पर विचार नहीं किया है। हाँ, हालांकि वो इस बात को आगे जरूर रखेंगे। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है। बरसात की वजह से जहां मौसम सुहाना हो गया है तो कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला हिमाचल की मंडी का है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि बुधवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन कई जगह लैंडस्लाइड भी देखने को जरूर मिला। मंडी जिला में औट थाना क्षेत्र के तहत आने वाले संदली मोड़ के पास पहाड़ी दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों का काफी लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर अभी भी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता खुल पाना अभी मुश्किल है। वहीं मनाली में नेहरू कुंड के पास बड़ी चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिससे लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही किन्नौर में चौरा गेट पर बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे हैं और ये मार्ग भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में धूप खिलते ही लोगों की मुश्किल बढ़ी है। गुरुवार सुबह मौसम साफ बना हुआ है और धूप निकली हुई है। अब बात पड़ोसी मुल्क चीन की कर लेते हैं। दरअसल चीन